सो हेलो एवरीवन। सो कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग वेक्टर इंटीग्रेशन के अंदर लेक्चर नंबर 5 लेके आ गए। लाइन इंटीग्रल के ऊपर ये सेकंड पार्ट है। इससे पहले हम लोग एक और पार्ट लाइन इंटीग्रल के ऊपर कर चुके हैं और बिल्कुल यहां पर हम लोग बीएससी फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ही यहां पर लाइन इंटीग्रल को पढ़ने वाले हैं। सो गाइज, अगर आप इस चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम लोग यहां पर रेगुलर वे में कोशिश कर रहे हैं आपके लिए वीडियोस लाने के लिए। हालांकि रेगुलर तो हो नहीं पा रहा है क्योंकि हमको बहुत सारा ऑफलाइन क्लासेस से भी डेल्ट करना पड़ता है। ऑफलाइन क्लासेस को, उसका प्रॉब्लम्स को सारा सॉल्व करने के बाद तब सारा प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करके हम आपके लिए यहाँ पर वीडियो लेके आते हैं। ठीक है, हम लोग मैकेनिक्स के ऊपर वीडियो ज़रूर लेके आएंगे गाइस, तो इसीलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोस को शेयर कीजिए। जिनको ये टॉपिक्स में प्रॉब्लम है उन लोगों के साथ ये टॉपिक्स शेयर कीजिए। हो सकता है कि आपके कॉलेज में अच्छे से पढ़ाया नहीं जा रहा होगा, तो आप इन वीडियोस की हेल्प से कंसेप्ट्स को अच्छे से क्लियर करके अच्छे से पढ़ सकते हैं। और आप कमेंट करके बताइए कि आपको कौन कौन सा वीडियो चाहिए, मतलब किस किस टॉपिक के ऊपर मेजरली आपको प्रॉब्लम होता है मैथमेटिकल के अंदर। हालांकि हम लोग मैथमेटिकल फिजिक्स के अंदर, हालांकि हम लोग यहाँ पर आपके लिए मैकेनिक्स का भी वीडियो लेकर के आएंगे सेमेस्टर 1 के अंदर। और अगर आप सेमेस्टर 1 में हैं या अगर आप सेमेस्टर 2 में, किसी भी सेमेस्टर में, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम लोग यहाँ पर पूरा का पूरा 100% फ्री में आपको ये जो आपका सिलेबस है इसको कंप्लीट करने वाले हैं ग्रेजुएशन का। ठीक है, चलिए गाइस, तो इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। और देखिए हम लोग इसमें कवर क्या क्या करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग जो लाइन इंटीग्रल के ऊपर जो कंसेप्ट होता है कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव का, इसके ऊपर बहुत सारा क्वेश्चन दिया हुआ है, उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और यहाँ पर हम लोग लाइन इंटीग्रल को इवेलुएट भी करेंगे। ऑब्वियसली उसके ऊपर भी क्वेश्चन होगा कि लाइन इंटीग्रल कैसे सॉल्व करते हैं। ऑब्वियसली वो क्वेश्चन भी हम लोग लेंगे यहाँ पर। और देखिए यहाँ पर ज्यादा नहीं, हम लोग सिर्फ 4 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। और क्वेश्चन किसका होगा? HK 10। ये जो क्वेश्चन हम लोग लेंगे कहाँ से लेंगे? HK 10 क्वेश्चन हम लोग लेंगे, HK 10 से लेंगे। ठीक है, चलिए गाइस, हम लोग फाइनली वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, लाइन इंटीग्रल के इस लेक्चर नंबर 5 में हम लोग सबसे पहले लाइन इंटीग्रल को 2 मिनट में यहाँ पर थोड़ा सा समझते हैं, उसके बाद आगे की चीज़ देखते हैं। इसमें देखिए, सबसे पहले आपको बहुत अच्छे से पता है कि लाइन इंटीग्रल के थ्रू हम लोग क्या निकालते हैं। लाइन इंटीग्रल के थ्रू हम लोग किसी भी वेक्टर फील्ड का वर्क डन निकालते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि मेरे पास कोई एक फंक्शन दिया हुआ है एफ वेक्टर, है ना। जैसे हम लोग के पास सबसे पहले लाइन इंटीग्रल का वर्क डन निकालने का फॉर्मूला क्या था? F.ds। ये मतलब वर्क डन होता है। लाइन इंटीग्रल से हम लोग क्या निकालते हैं? वर्क डन निकालते हैं। अगर आप ये सब नहीं देखें तो आपको लेक्चर नंबर 4 देखना चाहिए। लेक्चर नंबर 4 में हम लोग ये सब सारा चीज़ डिस्कस कर चुके हैं कि वर्क डन क्या होता है, नहीं होता है, लाइन इंटीग्रल से क्यों निकालते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक आपको F हमेशा आप क्वेश्चन में आपको लाइन इंटीग्रल का मिलेगा, जो कि वेक्टर फॉर्म में होगा। तो इसको चलिए हम लोग यहाँ पर अभी xi कैप प्लस yj कैप प्लस z के कैप ले लेते हैं। ऐसे ही x y z के टर्म में आपको एक वेक्टर फील्ड दिया रहता है ना। वेक्टर ही फील्ड होगा ऑब्वियसली, और ये वेरिएबल होता है, यानी कि ये x y z पे डिपेंड करता है। और ये फॉर्मूला आप बचपन में पढ़े हैं। हम लोग यहाँ पर जो वर्क डन का फॉर्मूला पढ़ रहे हैं वो ये है, इंटीग्रेशन f.dr। कुछ नहीं, यहाँ पर बस डिस्प्लेसमेंट ds होता था, यहाँ पर हम लोग डिस्प्लेसमेंट को बस r लिख रहे हैं, एक ही बात है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर देखिए ये तरीका हुआ वर्क डन निकालने का। ठीक है, बहुत अच्छा। यही फॉर्मूला को हम लोग थ्रू आउट द लेक्चर यूज़ करेंगे और हमेशा हर जगह यही फॉर्मूला हम लोग यूज़ करेंगे लाइन इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये जो dr है इसका फॉर्मेट भी आपको पता होगा क्या होता है। dx i कैप प्लस dy j कैप प्लस dz k कैप। ठीक है, ये हम लोग dr वेक्टर का फॉर्मेट यहाँ पर यूज़ करने वाले क्वेश्चंस में जोरदार तरीके से। ठीक है, और यहाँ पर ये f आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, ये भी लिख देते हैं, f वेरिएबल होगा और f वेक्टर आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। लाइन इंटीग्रल का अगर आपको डिफिनेशन देखना है, अगर आपको लाइन इंटीग्रल का डिफिनेशन, तो डिफिनेशन के लिए आप लेक्चर नंबर 4 देख सकते हैं। 4 देखिए लेक्चर नंबर, उसमें आपको इसका डिफिनेशन के साथ साथ लाइन इंटीग्रल क्या होता है, क्यों होता है, उसके बाद इसको मैथमेटिकली हम लोग ऐसे क्यों लिखते हैं, वो सारा चीज़ एक्सप्लेन किया हुआ है। ये इंटीग्रेशन भी बहुत आसान है। यहाँ पर सिंपल इंटीग्रेशन हम लोग कर रहे हैं और सिंपल टूल्स का यूज़ कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि ये आपको f दिया हुआ है और ये आपको dr दिया हुआ है, तो आप इसको कैसे सॉल्व कीजिएगा 2 मिनट में आपको हम करके दिखाते हैं। जैसे w इज इक्वल्स टू, ये इंटीग्रेशन तो सही रहेगा। ओह माय गॉड, हु इज़ दैट? ओके, तो ये लाइन इंटीग्रेशन से हम लोग क्या निकालने हैं? हम लोग वर्क डन निकाल रहे हैं। और यहाँ पर f का वैल्यू कितना है? f का वैल्यू है xi कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप। और यहाँ पर फिर हम लोग बीच में क्या करते हैं? डॉट करते हैं। और ये dr का वैल्यू क्या लिखते हैं? dx i कैप प्लस dy j कैप प्लस dz k कैप। हाँ, तो अब इसके बाद क्या होगा? अब इसके बाद फिर हम लोग ये x को इसके साथ करेंगे। देखिए, ध्यान दीजिएगा, आपको डॉट प्रोडक्ट आता होगा। यहाँ पर ये क्या है? ये मल्टीप्लिकेशन नहीं है, ये डॉट प्रोडक्ट है।
ठीक है, यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट वैसे ही कॉपी किया गया है। अब इसको पहले हम किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई है डॉट, फिर इसको किसके साथ डॉट करेंगे, इसके साथ, फिर इसको किसके साथ डॉट करेंगे, इसके साथ। उसके बाद हम लोग यहाँ पर रिजल्ट लिखेंगे। तो यहाँ से कितना आएगा, इंटीग्रेशन x इंटू दिस कितना होगा, x dx, और ये आई कैप क्या होगा 1। उसके बाद यहाँ पर y जाएगा dy के साथ प्लस y dy। उसके बाद ये z जाएगा dz के साथ, z जाएगा dz के साथ। उसके बाद k कैप क्या होगा 1। तो ऐसे करके हम लोग इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं। उसके बाद इसको आप सिंपली इंटीग्रेट कर दीजिएगा तो आपका काम हो जाएगा। फॉर्मूला कौन सा है इंटीग्रेशन का, ये सब में सर क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं, अरे कोई नहीं, x का पावर n इंटीग्रेशन dx, इसमें क्या करते हैं हम लोग, x का पावर n प्लस 1 भाई n प्लस 1। अब पता है यहाँ पर क्या होगा, प्लस c। आपको जो भी इंटीग्रेशन जनरली वर्क डन मतलब लाइन इंटीग्रेशन में आप जो भी इंटीग्रेशन कर रहे हैं, यानी कि आप उससे वर्क डन निकाल रहे हैं, लाइन इंटीग्रेशन से आप क्या निकाल रहे हैं, वर्क डन निकाल रहे हैं। तो वहां पर जब भी आप वर्क डन निकाल रहे हैं तो आपको लिमिट्स दिया हुआ है, यानी कि लाइन इंटीग्रेशन में हम लोग हमेशा डेफिनिट इंटीग्रेशन कर रहे हैं। डेफिनिट इंटीग्रेशन मतलब उस इंटीग्रेशन जो लिमिट्स के साथ ले, डेफिनिट इंटीग्रेशन। अगर आपको ये सब आता है तो आप वीडियो को आगे बढ़ा करके और क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं मेरे साथ साथ। क्वेश्चन आगे लेंगे वीडियो में, तो आप वीडियो को आगे बढ़ा के और क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं मेरे साथ साथ, ठीक है। अच्छा भाई, एक और इंपॉर्टेंट चीज़ कि लाइन इंटीग्रेशन को हम लोग पाथ इंटीग्रेशन भी बोलते हैं, पाथ इंटीग्रल। तो भाई कहीं पाथ इंटीग्रल लिखा रहा है तो आपको समझ जाना है कि लाइन इंटीग्रल का ही बात कर रहा है। लाइन इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन को या फिर एक कर्व को जो हम लोग इंटीग्रेट करते हैं उसको क्या बोलते हैं, लाइन इंटीग्रल। और किससे इंटीग्रेट करते हैं उसको, वर्क डन। मतलब उसको इंटीग्रेट करके क्या मिलता है हमको, तो वर्क डन मिलता है कि उस पाथ में जिसको हम इंटीग्रेट कर रहे हैं उसमें हम कितना काम किए वो मिलता है। जहां पर F का मतलब है फोर्स, DR का मतलब है डिस्प्लेसमेंट। बहुत बढ़िया, इसको आप छाप लीजिए। उसके बाद हम लोग अब आते हैं हाँ, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट इसके ऊपर क्वेश्चन लेते हैं और धुआंधार तरीके से लाइन इंटीग्रल को आज धुआं कर देंगे। अच्छा, आपको टेंशन नहीं लेना है, हम लोग एक और वीडियो पे लेके आएंगे जिसमें मतलब पार्ट 3 लेके आएंगे, पार्ट 3 नहीं, हाँ पार्ट 3 होगा, ठीक, पार्ट 3 लेके आएंगे हम लोग, जिसमें लाइन इंटीग्रेशन के ऊपर और हम लोग क्वेश्चन लेंगे। थोड़ा वो वीडियो लंबा होगा, इस वीडियो को हम लोग थोड़ा सा छोटा रखने की कोशिश करते हैं और यहाँ पर इस पर अच्छा क्वेश्चन लेते हैं कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव के कंसेप्ट पे। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे इस वीडियो के अंदर। और यहाँ पर इफ ए वेक्टर इक्वल्स टू दिस, देखिए यहाँ पर आपको एक वेक्टर दिया हुआ है ए वेक्टर दिया हुआ है। सर आप तो बोले थे एफ देगा। अरे भाई वर्क डन का फॉर्मूला क्या है। अच्छा एक मिनट, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। एक ए वेक्टर आपको कुछ क्वेश्चन में दिया हुआ है, कुछ दिया हुआ है। देखिए ए वेक्टर आपको आई जे के टर्म में दिया हुआ, बहुत अच्छा। इवेलुएट द लाइन इंटीग्रल दिस, देखिए लाइन इंटीग्रल निकालना है, मतलब इसको निकालना है। और देखिए वही ए डॉट डी आर, अब यहाँ पर ऐसे गोला क्यों बना हुआ है, ये गोला का मतलब हम आपको पिछले वीडियो में बनाए थे कि क्लोज होता है, क्लोज्ड इंटीग्रेशन। मतलब जब आप मतलब आप जिस पाथ का यहाँ पर इंटीग्रेशन करने वाले हैं वो क्लोज्ड पाथ है। क्लोज्ड पाथ का जब इंटीग्रेशन करते हैं तो इसमें से क्लोज लगाते हैं। आगे फ्रॉम, अच्छा लिमिट्स दिया हुआ है इंटीग्रेशन का, लिमिट्स भी देखिए दे दिया। अलोंग द कर्व, बताए थे ना आपको कि इंटीग्रेशन किसका होता है, लाइन इंटीग्रेशन किसका होता है, कर्व का होता है या फिर एक स्ट्रेट लाइन का होता है, एक स्ट्रेट पाथ का होता है, ठीक है भाई। और यहां पर देखिए आपको कुछ वैल्यूज दिया हुआ है एक्स वाई जेड एक्सिस, एक्स वाई का मतलब यहां पर जो आपको एक्स दिख रहा है, वाई दिख रहा है, जेड दिख रहा है, इनका कुछ वैल्यूज आपको दिया हुआ है, ठीक है, बहुत अच्छा। अब सुनिए, अब सबसे पहले यहां पर लाइन इंटीग्रेशन से हम निकालते क्या है, वर्क डन निकालते हैं। तो अगर आप इसको सॉल्व कीजिएगा, मतलब जो आपको सॉल्व करने बोला है इंटीग्रेशन ए डॉट डी आर, मतलब आप क्या निकालने वाले हैं, यहाँ पर वर्क डन ही निकालने वाले ऑब्वियसली। अब देखिए पीछे हम आपको ऐसे लिखाए थे इंटीग्रेशन एफ डॉट डी आर, तो भाई दोनों का मतलब सेम है, दोनों का मतलब सेम है भाइयों बहनों, क्योंकि यहां पर देखिए ये f का मतलब क्या है, f, ये जो क्वांटिटी दिया हुआ वो f है, और यहां पर dr का मतलब वही डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, और dr का वैल्यू आपको क्या लेना है, dx i कैप प्लस dy dz का प्लस dz के कैप, ठीक है, ओके। अब यहां पर हम लोग क्या करते हैं, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत उससे नहीं है, बहुत अच्छा। चलिए अब हम लोग एक काम करते हैं कि इसको सॉल्व करते हैं, ओके। तो यहां पर पहले ये a का वैल्यू कितना दिया हुआ है, a वेक्टर दिया हुआ है यहां पर 3x स्क्वायर प्लस 6y। अभी ये सिंपल क्वेश्चन है, इसके बाद हम लोग यहाँ पर क्या लेके आएंगे, कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड का कॉन्सेप्ट लेके आएंगे। और जब ये नॉन कंजर्वेटिव और कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड का कॉन्सेप्ट लेके आएंगे, जिसके ऊपर HK दास या फिर और भी आपके पास कोई और मैथमेटिकल फिजिक्स का बुक है, उसमें क्वेश्चंस बहुत सारा दिया हुआ है, तो इसलिए कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव का कंसेप्ट जानना आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि आपके यूनिवर्सिटी में या फिर आपका मिड सेम हो, एंड सेम हो, कुछ भी हो, तो उसमें आपको वो क्वेश्चन पक्का आएगा, ठीक है, मतलब कि इससे रिलेटेड, जिसमें आपको कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव का फील्ड्स का बात करेगा। कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव क्या है अभी थोड़ी देर में पता चलेगा, वापस आइए। तो यहाँ पर भाई ये ए का वैल्यू हुआ। अच्छा यहाँ पर डॉट किसके साथ करना है, डीआर के साथ, डीआर के लिए जगह नहीं बचा, चलिए ठीक है, हम लोग उसको डब्बा में डालते हैं। यहाँ पर डॉट डीआर,
डी आर यहां पर क्या होता है, डी आर का मतलब क्या होता है, डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। ओके, यहां शुरू करना था, ठीक है। देखिए पहले ये क्वांटिटी इसके साथ जाएगा क्योंकि आई कैप कितना होगा 1, फिर उसके बाद यहां पर लिखते हैं इसको हम लोग इंटीग्रेशन, ये क्वांटिटी इसके साथ तो कितना होगा। अगर आपको ये चीज़ नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, शर्माइए नहीं, कमेंट कीजिए, कमेंट। यहाँ पर ये डी एक्स यहाँ गया प्लस, फिर ये देखिए यहाँ पर माइनस प्लस क्या होगा, माइनस, उसके बाद ये वाला किसके साथ जाएगा, इसके साथ। तो यहाँ कितना हो जाएगा 14yz, ओके, और यहाँ पर dy, करेक्ट। फिर ये प्लस प्लस के साथ जाएगा, प्लस प्लस के साथ जाएगा, तो प्लस 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 हो जाएगा, और ये 20xz², और यहाँ पर क्या होगा dz, यहाँ पर देखिए ये इसके साथ गया तो कितना होगा dz। ओके, अब इसके बाद लिमिट्स आप अभी मत पुट कीजिए यहाँ पर, क्यों नहीं सर, अभी क्यों नहीं सर, देखिए क्योंकि यहाँ पर ये आपको x y z का वैल्यूज दिया हुआ है ना, तो अभी यहाँ से हम लोग कुछ करने वाले, कुछ निकालने वाले तो हैं पक्का, ठीक है। अच्छा पहले इसको हम लोग सॉल्व करने के बारे में थोड़ा सोच रहे हैं, बहुत अच्छे। अब देखिए यहाँ पर आपको x का वैल्यू कितना दिया हुआ है t, y का वैल्यू कितना दिया है t², और z का वैल्यू कितना दिया है t³। थोड़ा सा इसके बारे में पहले हम लोग यहाँ पर साइड में डिस्कस कर लें, है ना। देखिए यहाँ पर जैसे ये x को तो t दिया हुआ भाई, तो जहाँ जहाँ आपको x दिखे वहाँ वहाँ क्या डाल दीजिए t, जहाँ जहाँ आपको x दिखे वहाँ वहाँ, जैसे यहाँ पर x का वैल्यू आपको कितना दिया है t, तो अगर आप इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा t के रिस्पेक्ट में तो यहाँ पर कितना बचेगा 1। नहीं आया समझ में, देखिए भाई यहाँ पर इसका पावर कितना है 1, ठीक है, इस t का पावर कितना है 1। देखिए इसके बाद इंटीग्रेशन को सॉल्व करना थोड़ा टफ है क्योंकि ये इंटीग्रेशन dx dy dz तीनों के टर्म में आ रहा है, तो हम लोग ऐसा सोच रहे हैं ना कि ये पूरे इंटीग्रेशन को t के टर्म में कन्वर्ट कर ले। इस पूरे इंटीग्रेशन को हम लोग किस में कन्वर्ट करेंगे, t के टर्म्स में कन्वर्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो उसी के लिए देखिए इसका यूज करना ना भाई इस गिवन का, ताकि इंटीग्रेशन सॉल्व करने में आसान हो। देखिए इंटीग्रेशन करने का मतलब क्या है, पहले ये बताइए। इंटीग्रेशन करने का मतलब ये है कि आप उस पूरे इंटीग्रेशन को किसी एक या तो आप पूरे इंटीग्रेशन को x के टर्म में लिखिए, या तो पूरे इंटीग्रेशन को आप y के टर्म में लिखिए, या तो पूरे इंटीग्रेशन को आप z के टर्म में लिखिए। ये तरीका इंटीग्रेशन करने का। अब भाई ये तो तीनों के टर्म में x भी है, y भी है, z भी है, तो यहाँ पर देखिए आपको x का वैल्यू, y का वैल्यू, z का वैल्यू दिया हुआ है, तो इन तीनों का यूज करके आप इस पूरे इंटीग्रेशन को t के टर्म में कन्वर्ट कर लीजिए, क्योंकि देखिए x भी t के टर्म में, y भी t के टर्म में, z भी t के टर्म में। अच्छा यहाँ पर ये यूनिवर्सिटी डॉट डॉट क्या लिखा हुआ है, ये बहुत सारा यूनिवर्सिटी में आया हुआ क्वेश्चन, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, ठीक है भाई। तो देखिए यहाँ पर x का वैल्यू कितना था t। अब आप सोचिए जब आप इस x को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिएगा तो t का पावर 1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1, कैसे, देखिए t का पावर 1 है ना, तो यहाँ पर क्या होगा 1 सामने आएगा, t ऐसे ही 1 - 1 डिफरेंशिएशन का रूल, तो यहाँ पर कितना होगा, ये 1 ऐसे ही रहेगा, t का पावर 0, तो t का पावर 0 कितना हो जाएगा 1, तो इसलिए आंसर कितना आएगा 1। तो हम लोग देखिए यहाँ पर t का डिफरेंशिएट 1 लिखे, ठीक। अब नेक्स्ट चलिए आगे। नेक्स्ट यहाँ पर y का वैल्यू कितना दिया है t², y इक्वल टू दिया हुआ है t², तो इसको आप किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए, y को t के रिस्पेक्ट में दोबारा डिफरेंशिएट, तो यहाँ पर ये t² का डिफरेंशिएट क्या होगा 2t, ठीक है। तो यहाँ से फिर हम dy का वैल्यू क्या निकालेंगे, 1 मिनट, यहाँ से अगर आप dx निकालते हैं तो इस dt को किधर भेज दीजिए, इस तरफ, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा dt, तो dx का वैल्यू किसके बराबर आया, dt के बराबर, ठीक। वैसे ही आप इस dt को इस तरफ भेज दीजिए, जब आप डिफरेंशिएट किए यहाँ पर उस dt को इस तरफ भेज दीजिए, dt को इस तरफ। अगर आपको नहीं समझ में आता है ये भी चीज़ तो आप कमेंट करके बताइए भाई, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब सुनिए z इज इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है t³, तो z इज इक्वल्स टू t³, z इज इक्वल्स टू t³, तो आप इस z को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए, तो यहाँ पर क्या होगा, ये 3 सामने आएगा, t का पावर 3 - 1, अरे डिफरेंशिएशन भाई सिंपल, 3 सामने, n सामने, x का पावर n - 1, ये आता है ना, आपको आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। तो यहाँ पर कितना हो गया 3t², आपको फिजिक्स का कसम, फिजिक्स का कसम, आपको फिजिक्स का कसम, मैथमेटिकल फिजिक्स का कसम, ये dt को अब हम इधर भेज देंगे, तो यहाँ पर इसको हटा के हम लोग dt को कहाँ भेजेंगे, इस तरफ भेजेंगे। देखिए ये dz का वैल्यू आपको मिल गया, तो आपको dz का वैल्यू यहाँ से कितना मिला, dz का वैल्यू आपको मिला 3t² dt, ओके, ये आपको dz का वैल्यू मिला, और ये आपको dx का, और ये आपको dy का, सारे वैल्यूज़ को इस इक्वेशन में डाल दीजिए एकदम धड़ाधड़। चलिए इस इक्वेशन में हम लोग जल्दी जल्दी इन वैल्यूज़ को डालते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये क्लोज इंटीग्रेशन ऐसे ही रहेगा, और ये मार्कर बहुत रुकने के कागार में है, ठीक है। यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 3। अब देखिए x का वैल्यू कितना हम लोग को पता है t, देखिए गाइज यहाँ से हमको x का वैल्यू कितना मिल रहा है गाइज t, तो इस x की जगह गाइज हम लोग क्या डालेंगे गाइज t डालेंगे, तो t का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 6 ऐसे ही रहेगा गाइज, और ये y का वैल्यू हमको कितना पता है गाइज, देखिए y का वैल्यू हमको कितना पता है t², तो y की जगह हम लोग क्या डाल देंगे यहाँ पर t² गाइज, ओके गाइज। अब यहाँ पर ये ब्रैकेट लगेगा, ठीक है, बहुत बढ़िया, आपको समझ में तो आ रहा है ना ये क्या कर रहे हैं हम लोग, थोड़ा गंदा हो गया क्या,
नहीं ठीक है, देखिए हम लोग यहाँ पर क्या किसके रिस्पेक्ट में dz का डिफरेंशिएट किया ना, यहाँ पर dz का रिस्पेक्ट में किया यहाँ पर, तो ये वैल्यू निकल के आया, बहुत अच्छा। देखिए यहाँ पर dz का वैल्यू जो हम लोग निकाले ये उसको यहाँ पर लिख दिए, x y और z उन तीनों का वैल्यूज़ को हम लोग यहाँ पर अभी चिपका रहे हैं गाइस, ठीक है। देखिए हम आपको इक्वेशन को यहाँ पर हाईलाइट कर देते हैं, देखिए हाईलाइट कर देते हैं, हाईलाइट, ये इक्वेशन 1 इसका यूज़ कर रहे हैं, और ये इक्वेशन 2 इसका यूज़ करेंगे, और ये है इक्वेशन 3, इन तीनों को हम लोग चिपकाएंगे। कैसे आया ये सब, डिफरेंशिएट करके, ठीक है। जैसे इसको देखिए z का डिफरेंशिएट किया हम लोग तो ये आया भाई, फिर देखिए यहाँ पर हम लोग इसका डिफरेंशिएट किए x का तो ये आया भाई, फिर ऐसे ही y का डिफरेंशिएट किया तो ये आया भाई, ठीक है, बहुत सिंपल। चलिए अब आगे देखिए, अब यहाँ dx किसके बराबर है, dt के बराबर, यहाँ dx है ना, तो dx की जगह हम क्या डालेंगे dt, क्योंकि हम लोग dx को dt के बराबर लेकर आए हैं, बहुत अच्छा। माइनस, तो ये माइनस, उसके बाद 14, तो ये 14 को हम लोग ऐसे ही छोड़ देंगे 14 को, और ये y का वैल्यू कितना है, y का वैल्यू टी स्क्वायर, तो y की जगह हम लोग क्या डाल देंगे टी स्क्वायर। z का वैल्यू कितना है, z का वैल्यू है टी क्यूब, तो यहाँ पर z की जगह हम लोग क्या डाल देंगे टी क्यूब। उसके बाद यहाँ dy का वैल्यू कितना है, dy का वैल्यू है 2t dt, dy का वैल्यू है 2t dt, ओके। उसके बाद प्लस है तो यहाँ पर प्लस, उसके बाद यहाँ 20 है तो यहाँ पर 20, उसके बाद यहाँ x है तो x का वैल्यू किसके बराबर है, t के बराबर, तो x का वैल्यू क्या लिखेंगे हम लोग t। उसके बाद यहाँ z स्क्वायर, ये z का वैल्यू कितना है t क्यूब, तो यहाँ z की जगह हम क्या डालेंगे t क्यूब और उसका स्क्वायर, ठीक है। अरे भाई z का वैल्यू कितना है t क्यूब, तो z की जगह हम चिपका दिए t क्यूब, z की जगह हम चिपका दिए t क्यूब, और यहाँ पर स्क्वायर था तो हम भी यहाँ पर स्क्वायर रहने मतलब स्क्वायर रहने दिए, और dz का वैल्यू कितना है, ये देखिए dz का वैल्यू है 3t स्क्वायर dt, तो यहाँ पर जहाँ पर dz है वहाँ पर हम डाल दिए 3t स्क्वायर dt, ओके गाइज। हम लोग पहले इसको सॉल्व किया, देखिए ये, फिर हम लोग इसका वैल्यू यहाँ डाला, ठीक है, फिर इसको वैल्यू हम लोग यहाँ डाला, ओके। अब आप इसको छाप लीजिए, जहाँ पर आपको नहीं समझ में आया है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं आप, हम आपका जवाब जरूर देंगे। ये डॉट प्रोडक्ट था गाइस, इसके साथ देखिए यहाँ पर ये a डॉट डी आर था ना, तो ये रहा a और dr, तो ये रहा dr, और यहाँ बीच में क्या है डॉट, ये वाला डॉट देखिए वहाँ पर लगाया गया है, ठीक है, समझ में आएगा आपको। कुछ नहीं किया गया भाई, ये सारे टर्म्स को देखिए हम लोग t के टर्म में कन्वर्ट कर लिए। अब आपको हर जगह यहाँ पर क्या दिख रहा होगा, सिर्फ t दिख रहा आपको, सिर्फ t दिख रहा होगा, ठीक है। चलिए गाइस, तो आप इसको कॉपी कीजिए जल्दी से। चलिए गाइस, तो हम लोग इसको आगे सॉल्व करते हैं। ये हम लोग क्या है अभी तक वर्क डन, यहाँ तक आपको उम्मीद करते हैं कोई दिक्कत नहीं होगा। ये हम लोग यहाँ पर वर्क डन निकाले हैं यहाँ तक। अच्छा, यहाँ पर इंटीग्रेशन का लिमिट्स भी दिया हुआ था, हम आपके लिए नीचे लिख देते हैं लिमिट्स। बोला गया था कि 0,0,0 से लेके 1,1,1 तक आपको इसको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, ठीक है। चलिए तो इसको हम लोग जल्दी से इंटीग्रेट करते हैं। देखिए यहाँ पर आपको कोई डाउट नहीं होगा, उम्मीद करते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग यहाँ पर इस इंटीग्रल को इवेलुएट करते हैं। W अब तो बहुत आसान हो गया, ये बस इंटीग्रेशन करना है, क्लोज्ड इंटीग्रेशन। यहाँ पर देखिए इसको पहले इंटीग्रेट कर लेते हैं। देखिए ये दोनों तो ऐड हो जाएगा, तो 3 + 6 कितना होगा, 9t स्क्वायर dt, ठीक। माइनस कितना, -14 स्क्वायर इंटू दिस, देखिए ये 14 टू ज़ा कितना होगा, 14 टू ज़ा 28, और यहाँ पर ये t स्क्वायर t क्यूब तो कितना होगा, t का पावर 6। सारे पावर्स को जोड़ दीजिए क्योंकि बेस सबका सेम है, t है ना, ठीक है, t तो t का पावर 6 हो जाएगा ना, ये तीनों को मल्टीप्लाई करके दिस इंटू दिस, ठीक। और यहाँ पर क्या है dt। आप वीडियो को ज़्यादा स्पीड करके मत देखिए, समझ नहीं आएगा नहीं तो। यहाँ बीच में क्या है प्लस, तो प्लस के बाद यहाँ पर 20, तो यहाँ पर 20, उसके बाद यहाँ पर 3 का, देखिए यहाँ पर t है, t का क्यूब, तो देखिए यहाँ पर 3, t का पावर 3 का पावर स्क्वायर है ना, तो कितना होगा भाई, t का पावर 3, ऐसे समझ लीजिए इसको। t का पावर 3 को आप 2 स्क्वायर है तो यानी कि ऐसे भी लिख सकते हैं, बेसिस सेम, पावर 8, तो कितना होगा t का पावर 6। तो आप इसको यहाँ पर क्या लिखिएगा, t का पावर 6, इसके जगह पर t का पावर 6, और ये 20 इंटू 3 कितना होगा, 23 जा 60, ठीक है। और यहाँ पर कितना होगा, t का पावर यहाँ पर 6 है, इसको सॉल्व किए तो 6 आया, और t का पावर 6 इंटू t का पावर 7, t का स्क्वायर, t इसको सॉल्व कर कितना होगा, t का पावर 6, और ये कितना है, t का पावर स्क्वायर, तो कितना होगा, तीनों का बेस सेम, इसका पावर 1, तो 1 + 6 7, 7 + 2 9, इतना कैलकुलेशन सबको आता होगा, ठीक, 9 करेक्ट। अब यहाँ पर देखिए ये 20 इंटू 3 कितना हो गया, 60, उसके बाद यहाँ पर क्या आएगा, dt, ठीक है। इसके बाद इक्वल टू अब आप इसको सिंपली इंटीग्रेट कीजिए बस। यहाँ पर कितना हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन, 9t का पावर 3,
अपॉन 3, फिर यहाँ माइनस 28 t का पावर 7/7 प्लस यहाँ पर ये 60 है ना, तो 60/t का पावर 10 अपॉन 10। और लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक होगा इसका, लिमिट्स ऑफ द इंटीग्रल आप लिख दीजिए 0,0,0 से लेके 1,1,1 तक। कितना आसान है ये वर्क डन निकालना। ऐसा क्वेश्चन खैर आपको ये तो बहुत ही आसान लेवल का क्वेश्चन हुआ, ठीक है। अब देखिए यहाँ से कितना हो गया, ये 3 एकम 3, 3 तिया 9, तो कितना हो जाएगा 3t का पावर 3 माइनस ये 7 में जो 7 4 28, तो 4t का पावर 7। उसके बाद यहाँ पर ये 0 0 कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा प्लस 6t का पावर 10, ठीक है। इसका लिमिट्स वही होगा गाइस 0,0,0 से लेके 1,1,1 कर। आपको पता है अब यहाँ पर अपर लिमिट पहले हम लोग डालेंगे, फिर लोअर लिमिट डालेंगे। अपर लिमिट तो 1 है, लोअर लिमिट डालने का तो जरूरत नहीं, क्योंकि लोअर लिमिट तो 0 है, तो लोअर लिमिट वाला कॉन्सेप्ट तो गया। सिर्फ अपर लिमिट 1 सब जगह पुट कर दीजिए तो काम हो गया आपका। तो यहाँ पर जब t की जगह क्या पुट कीजिएगा, पहले 1, तो कितना होगा 3 × 1। आपको स्टेप बाय स्टेप करके दिखा रहे हैं यहाँ पर, स्टेप बाय स्टेप, कोई दिक्कत नहीं है। t का पावर 10, अब यहाँ कितना हो गया ये 3 - 4 + 6, ठीक है। एंड द आंसर इज दिस इज -1 एंड +6 दिस इज 5, ठीक है। यस, सो द आंसर इज 5, ठीक है। एक बार चेक कर लीजिए आंसर सही आया कि नहीं। ये द आंसर इज करेक्ट, ओके। तो मेरा वर्क डन कितना आ गया 5, और वर्क डन एक स्केलर क्वांटिटी होता है, इस वजह से हम लोग उसको क्या लिख सकते हैं 5 जूल्स लिख सकते हैं। तो ये वर्क डन आया। तो कितना ऐसे ही लाइन इंटीग्रल के ऊपर कितना आसान क्वेश्चन ऐसे ही बहुत सारा है। अगर आपको और इस टाइप का क्वेश्चन बहुत सारा करना है ना, आता भी एग्जाम में, ऐसा नहीं कि देखिए ये भी यूनिवर्सिटी में आखिर आया हुआ ना, ठीक है। और आप ये सोच के कभी मत पढ़िए कि आपको यूनिवर्सिटी में स्कोर करना है या ये करना है। आप ये सोच के चलिए कि आपको फिजिक्स अच्छा करना है, आपको फिजिक्स स्ट्रॉन्ग करना है। ये फिजिक्स अगर आप अच्छा कर ले, ठीक है, आपको कोई और पर्सपेक्टिव होगा, चलिए वो सब हम मानते हैं कि आपका कोई और पर्सपेक्टिव होगा, कुछ और आपको करना होगा लाइफ में, वो सब ठीक है। लेकिन आपको फिजिक्स को थोड़ा सा प्रायोरिटी देकर चलना चाहिए, क्योंकि हो सकता है जो आप सोच रहे हो वो अगर नहीं हो पाया तो फिजिक्स वहाँ पर रहेगा, आपके लिए काम आएगा, ठीक है। चलिए, तो इसी के साथ हम लोग एक और क्वेश्चन लेते हैं, है ना, एक और क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। तो चलिए गाइज, हम आपको कंजर्वेटिव पहले यहाँ पर एक और क्वेश्चन हम लोग करने वाले थे, लेकिन यहाँ पर पहले हम लोग क्या करते हैं ना, नॉन कंजर्वेटिव और कंजर्वेटिव को डिस्कस कर लेते हैं। बहुत मजा आएगा। नॉन कंजर्वेटिव कंजर्वेटिव को हम लोग समझेंगे, आपको थोड़ा सा पहले 11th में ले जाएंगे 2 मिनट के लिए। 11th का 2 मिनट का यहाँ पर चीज़ यूज़ होगा, और हम आपको ये बताएंगे ग्रेजुएशन में ये नॉन कंजर्वेटिव कंजर्वेटिव को लाइन इंटीग्रल के साथ जोड़ा क्यों गया, क्या ऐसा जरूरत पड़ा कि हम लोग ये वर्क डन यहाँ पर ग्रेजुएशन में आके सीख रहे हैं। मतलब इतना हाई लेवल फिजिक्स में हम लोग को लाइन इंटीग्रल सिखाया जाता है। इसका मतलब आपको अभी नॉन कंजर्वेटिव कंजर्वेटिव वाला कंसेप्ट पे समझ में आएगा। देखिए, आपको हो सकता है पता ही नहीं होगा कि क्या बोल रहे हैं सर आप। चलिए देखिए, ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं ना, यहाँ पर इधर कंजर्वेटिव के बारे में डिस्कशन करते हैं। कंजर्वेटिव, ओ माई गॉड, दिस इज नॉट वर्किंग, नो प्रॉब्लम, ओके, ठीक है। देखिए, पहले हम लोग यहाँ पर कंजर्वेटिव के बारे में डिस्कस करते हैं। इसको हटाया जाए। कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड्स, या फिर फोर्स बोल सकते हैं आप। कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड या फिर फोर्स, क्योंकि एक जो फोर्स होता है वो भी तो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है ना, और वो भी फील्ड बनाता है। फोर्स का भी एक फील्ड होता है, ठीक है, सही बोल रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड का फील्ड होता है ना भाई, वो भी तो फोर्स है ना, फोर्स नहीं मतलब वो एक वेक्टर क्वांटिटी है ना, जैसे मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो अब हम लोग को, अच्छा उस पर अभी नहीं जाना है, उस पर भी बिल्कुल मत सोचिएगा, वो सब पे पहले आइए कंजर्वेटिव। देखिए, अच्छा आपको चलिए ये भी बता देंगे कि जो आपका मैग्नेटिक फील्ड होता है वो कंजर्वेटिव होता है कि नॉन कंजर्वेटिव, वो बताएंगे आपको। 2 मिनट में आंसर बता देंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर देखिए, अच्छा एक और चीज़ है कि जैसे आप मैग्नेटिक फील्ड का जब इंटीग्रेशन करते हैं B.dl, तो इसका आंसर 0 नहीं आता है। इसका इंटीग्रेशन पूरे पाथ के अलॉन्ग इसका इंटीग्रेशन 0 नहीं आता है। तो जब इंटीग्रेशन किसी का भी करें, मतलब कि ये वर्क डन ही निकाल रहे हैं, बेसिकली आप वर्क डन ही यहाँ निकाल रहे हैं, तो अगर ये 0 नहीं आ रहा है तो 0 नहीं आने का मतलब ये कंजर्वेटिव है कि नॉन कंजर्वेटिव है, यही समझना है। ये 0 नहीं आया तो इसका मतलब कंजर्वेटिव है कि नॉन कंजर्वेटिव है। देखिए डेफिनेशन जो आपका दिया हुआ है उसके हिसाब से तो डेफिनेशन पढ़ के तो यही समझ में आता है भाई कि अगर हम लोग बात करें मैग्नेटिक फील्ड का, तो मैग्नेटिक फील्ड का तो वर्क डन पूरे पाथ के अलॉन्ग 0 नहीं आता है, तो वो कंजर्वेटिव हुआ कि नॉन कंजर्वेटिव हुआ। मैग्नेटिक फील्ड कंजर्वेटिव हुआ कि नॉन कंजर्वेटिव हुआ। देखिए जब भी किसी का भी इंटीग्रेशन पूरे पाथ के अलॉन्ग 0 आता है तो उसको हम कंजर्वेटिव बोलते हैं, क्योंकि हम लोग इनिशियल और फाइनल पॉइंट को देख के करते हैं। नॉन कंजर्वेटिव में जब पाथ देखते हैं तब पाथ पे डिपेंड जो करता है उसको बोलते हैं नॉन कंजर्वेटिव। ये हमको पीछे बताएं। देखिए कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड का मतलब, जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पर से
यहाँ से चलना शुरू किए, ठीक है, इस पाथ से, और हम पूरा ऐसे गोल घूम करके फिर उसी पाथ में जैसे ऐसे हम ऐसे गए और इसी पाथ में वापस भी आ गए। या फिर हम ऐसे एग्जांपल लें कि हम इस तरफ से चलना शुरू किए और इसी पाथ में वापस आ गए। तो भाई मेरा इनिशियल पोजीशन क्या था, देखिए हम ये क्यों बनाया इसका मतलब भी बताएंगे आपको। मेरा इनिशियल पोजीशन क्या था, इसको हटाइए पहले, इसका ज़रूरत नहीं है। मेरा जो इनिशियल पोजीशन था वो क्या था, इनिशियल पोजीशन ये था ए पॉइंट, और हम बी तक गए लेकिन फिर ए पे वापस आ गए, समझ रहे हैं, ये मेरा इनिशियल, और हम ऐसे गए और वापस भी आ गए, तो यही मेरा फाइनल हो गया। तो यानी कि अगर हमको यहाँ पर टोटल वर्क डन निकालना है तो हम इनिशियली कहाँ पर थे, ए पे थे, है ना। तो इनिशियल पोजीशन मेरा ए था और फाइनल पोजीशन मेरा क्या है, ए। हालांकि इसको ऐसे नहीं लिखना चाहिए, फाइनल माइनस इनिशियल लिखना चाहिए। मतलब इनिशियली भी हम ए पे थे और जब घूम के वापस हम ए पे आ गए, तो पूरा क्लोज्ड पाथ चले, पूरा क्लोज्ड पाथ, और यहाँ पर ये वर्क डन क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब देखिए हमेशा हमेशा क्या ये वर्क डन 0 होगा। देखिए कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड उसको बोलते हैं जिसका वर्क डन, यहाँ साफ लिख दो, जिसका वर्क डन 0 आए, ठीक है, किसमें, क्लोज्ड पाथ में। अगर कोई क्लोज्ड पाथ हो तो उसका वर्क डन 0 आए, तो मतलब वो वेक्टर फोर्स, देखिए हम लोग ऐसे लिख रहे हैं W इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन F डॉट dr। तो यहाँ पर ये पक्का F का वैल्यू, यहाँ पर F यहाँ पर क्या हो जाएगा, कंजर्वेटिव। F कंजर्वेटिव होगा अगर ये F का इंटीग्रेशन करके 0 है। मतलब इस F का मतलब भाई इस F और dr को जब हम सॉल्व करें और ये वर्क डन का वैल्यू जब 0 आए, तो यानी कि ये F का नेचर क्या होगा, कंजर्वेटिव। सिंपल यही बोल रहे हैं भाई कि जब मेरा वर्क डन का वैल्यू 0 आए, तो यानी कि ये जो F है उसका नेचर क्या होगा, कंजर्वेटिव। मतलब वो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड कर रहा है। इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर मतलब इनिशियल फाइनल मतलब ये है कि हम इनिशियली यहाँ थे और हम कैसे भी चले, ऐसे भी चले होंगे कोई मतलब नहीं, ऐसे घूम के यहाँ पर पहुँचेंगे उससे कोई मतलब नहीं है, बट हम फाइनली भी यहीं पर पहुँच रहे हैं, जहाँ से शुरू किए वहीं पर वापस पहुँचे। तो मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 0, है ना। अगर हम यहाँ पर वर्क डन निकालें तो यहाँ पर F S cos थीटा, ये फॉर्मूला होता है वर्क डन का। अब देखिए हम ऐसे इधर यहाँ से चलना शुरू किया और घूम के वापस यहीं आ गए, मतलब यहाँ से चले ऐसे और घूम के वापस यहीं आ गए, तो मेरा नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0। ऐसा आप समझ सकते हैं कि जब हम यहाँ से यहाँ चले तो डिस्प्लेसमेंट S हुआ, और जब ऐसे चले तो ये -S हुआ डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए इस पाथ का वर्क डन निकालिए, मान लीजिए कि वर्क डन A से B का है, ये वर्क डन A से B का है, तो वर्क डन AB, और वर्क डन BA कितना आएगा, BA मतलब जब आप यहाँ से यहाँ वापस गए तो वर्क डन BA को आप -FS cos थीटा लिखिएगा। माइनस क्यों भाई, क्योंकि देखिए डिस्प्लेसमेंट इसका अपोजिट है, मतलब आप अपोजिट चल रहे हैं तो उसके डायरेक्शन के लिए माइनस। अब नेट वर्क डन निकालिएगा, तो नेट वर्क डन निकालिएगा तो WBA प्लस WAB, नेट वर्क डन यहाँ पर क्या आएगा, 0 आएगा। 0 कैसे, क्योंकि ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो 0 आ जाएगा। हम बस ये बोल रहे हैं कि आप जहाँ से चलना शुरू किए थे घूम के आप वहीं आ गए। ऐसे भी समझ सकते हैं कि आप डिस्प्लेसमेंट किए यहाँ पर, नो डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि आप यहीं से चले और यहीं पर वापस आ गए, इसलिए वर्क डन 0 हो गया। तो यहाँ पर ये जो F था या फिर ये F था, वो क्या हो गया, कंजर्वेटिव। अब देखिए ये आपका 11th का फॉर्मूला है, ये अभी हम लोग ग्रेजुएशन में पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर भी तो F का सिग्निफिकेंस वही है ना भाई, और यहाँ पर भी dr का मतलब जैसे यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है तो ये भी का मतलब डिस्प्लेसमेंट है, बस यहाँ पर इंटीग्रेशन के फॉर्म में और ये सिंपली लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, मतलब कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड उसको बोलते हैं जिसका जो F अगर कंजर्वेटिव हो, तो F अगर कंजर्वेटिव है तो उसका वर्क डन 0 होगा। एक बात बताइए, अगर हम ये स्ट्रेट पाथ ले लें, मतलब हम A से चलना शुरू करें और B पे पहुंचे, यहां से यहां मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ S। चलिए इस केस का तो आप समझ गए, ये वाला केस समझ गए आप, देखिए ये वाला केस समझ गए आप। हम जहां से चलना शुरू किए थे, हम यहाँ से चलना शुरू किए थे और वापस घूम के यहीं पहुंचे, और ये वाले केस में भी हम यहाँ से चलना शुरू किए वापस यहीं पहुंचे, तो हमको पता चल गया कि वर्क डन 0 होगा, क्योंकि वर्क डन 0 आया, सॉल्व करने के बाद वर्क डन 0 आया, तो हम समझ गए कि F का नेचर कैसा होगा, कंजर्वेटिव। या फिर ये समझिए कि हम यहाँ से चलना शुरू किए, घूम के वापस यहीं आए, तो दोनों डिस्प्लेसमेंट मेरा 0 हुआ, इसलिए वर्क डन 0 हुआ। ये तो समझ गया आप। इस पर आइए, अगर हम यहाँ से चलें और यहाँ तक पहुँचे, मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, S, तो ये मेरा इनिशियल पोजीशन और ये मेरा फाइनल पोजीशन। अब निकालिए वर्क डन, अब जब आप वर्क डन निकालिएगा तो आप इनिशियल पोजीशन किसको बोलिएगा, इसको, ये फाइनल उसको बोलिएगा। तो यहाँ पर आप लिखिएगा क्या, B इज़ फाइनल माइनस A इज़ इनिशियल। अब तो इस केस में मतलब हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, ये फाइनल और ये इनिशियल। अब तो फाइनल इनिशियल पोजीशन अलग है, यहाँ तो ये क्लोज्ड पाथ नहीं बना रहा है, तो हमको कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर जो वर्क डन है, मतलब अगर आप इसको ऐसे लिखिए, W इज इक्वल्स टू क्लोज इंटीग्रेशन, मतलब है सिर्फ इंटीग्रेशन, क्योंकि यहाँ पर अभी देखिए क्लोज पाथ हम लोग नहीं किए, सिर्फ स्ट्रेट लाइन में चले हैं, सिर्फ स्ट्रेट लाइन में, F डॉट dr, सिर्फ स्ट्रेट लाइन में। अब बताइए, अब ये वाला जो केस है, ये स्ट्रेट लाइन वाला, इस केस में
ये जो f है ये कंजर्वेटिव है कि नॉन कंजर्वेटिव है? भाई ये जो स्ट्रेट पाथ है, अगर इसमें हम वर्क डन कर रहे हैं, वर्क डन कैसे कर रहे हैं, यहां से यहां चल के, तो इस केस में ये f कंजर्वेटिव फोर्स हुआ कि नॉन कंजर्वेटिव हुआ, मतलब कंजर्वेटिव फील्ड हुआ कि नॉन कंजर्वेटिव? कंजर्वेटिव कब बोलिएगा, जब ये वर्क डन 0 आए। अब तो हम लोग यहां से यहां चले हैं तो डिस्प्लेसमेंट 0 है, नहीं, हम यहां से यहां चले डिस्प्लेसमेंट s है। डिस्प्लेसमेंट कितना है, s है। दोबारा वीडियो पीछे करके देखिए, आपको नहीं समझ में आ रहा क्या सवाल हम पूछ रहे हैं। यहां से यहां हम चले तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, s हुआ, s डिस्प्लेसमेंट। तो ये जो वर्क डन है ये 0 आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो है इस बार। तब हमको पता कैसे चलेगा कि ये f कंजर्वेटिव है कि नॉन कंजर्वेटिव? ठीक है, अभी हम आपको बता दे रहे हैं, चलिए ये कंजर्वेटिव है, क्वेश्चन में आपको दिया हुआ कंजर्वेटिव, लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि ये कंजर्वेटिव है? इसी के लिए हम लेके आए हैं नया कंसेप्ट कर्ल का। किसका कंसेप्ट लेके आए हैं, कर्ल का, जो आपको हम पहले भी एक्सप्लेन कर चुके हैं पहले वीडियो में। देखिए, जैसे यहां पर अगर कर्ल ऑफ f 0 आए, कर्ल ऑफ f नॉट इक्वल टू 0 आए, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट। अगर किसी, ये जो f है, इस f पे ही कंफ्यूजन है ना कि ये कंजर्वेटिव है कि नॉन कंजर्वेटिव है। अगर इस f का कर्ल 0 आ जाए, अगर इस f का कर्ल 0 आ जाए, यानी कि ये कंजर्वेटिव होगा, कंजर्वेटिव। और अगर ये कर्ल ऑफ f 0 नहीं आए तो ये नॉन कंजर्वेटिव होगा। सिंपल, खत्म, खत्म भाई, कुछ करना ही नहीं है आपको, इतना झमेला करना ही नहीं है कि वर्क डन कैसे चले, कहां गए, कुछ नहीं, कुछ नहीं। बस आपको जो f वेक्टर क्वेश्चन में दिया होगा ना, तो उस f वेक्टर का आप कर्ल निकालिए। अगर उसका कर्ल 0 आए तो वो कंजर्वेटिव, अगर कर्ल नॉट इक्वल टू 0 आए तो नॉन कंजर्वेटिव, खत्म बात। ठीक है, ये सब आपको दिमाग लगाना ही नहीं कि हम कहां चलें, कैसे किए। इसीलिए कर्ल का कंसेप्ट हम लोग पढ़ते हैं वेक्टर डिफरेंशिएशन के अंदर। पूरा चैनल पे प्लेलिस्ट बनाया हुआ है इसका, कर्ल के ऊपर 3 वीडियो हम लोग किए हैं, आप जाके उसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको कंजर्वेटिव तो क्लियर है ना, कंजर्वेटिव वो होता है जिसका वर्क डन 0 आता है। अगर वर्क डन 0 नहीं आया तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो नॉन कंजर्वेटिव हो गया, नहीं, कंजर्वेटिव भी हो सकता है। तो वो कैसे पता चलेगा कि वो कंजर्वेटिव है कि नॉन कंजर्वेटिव है? वो जो f आपको, यानी कि f जो वेक्टर फील्ड आपको क्वेश्चन में दिया हुआ उसका कर्ल निकालिए। अगर उसका कर्ल 0 आ गया मतलब क्या होगा, कंजर्वेटिव। अगर 0 नहीं आया तो क्या होगा, नॉन कंजर्वेटिव। अब आपको समझ में आ गया होगा नॉन कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड में क्या होता है। तो जितना यहाँ पर हुआ है नॉन कंजर्वेटिव में वर्क डन 0 होता है, नहीं, नॉन कंजर्वेटिव में वर्क डन 0 नहीं होता है। चलिए हम आपको वो भी बताते हैं, वो भी आपको समझाते हैं। पहले आप इसको कॉपी कीजिए, इंटू 2 के स्पीड पे वीडियो को ना देखें, आराम से देखें। देखिए, हम लोग यहाँ पे कंजर्वेटिव के बारे में पढ़ रहे थे और हम आपको बस 2 मिनट में कंक्लूड करते हैं कि हम आपको क्या बताएं। अगर आप कंफ्यूज हुए हैं तो देखिए, कंफ्यूज नहीं हुएंगे हालांकि हम उम्मीद करते हैं। कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड के बारे में आपको क्या बताएं अभी 2 मिनट में समराइज करते हैं उसको। कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड के बारे में आपको यही बताएं। पहला बात कि वर्क डन W इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन क्लोज इंटीग्रेशन f डॉट डी आर। ठीक है, अगर इसको 0 हम लोग बोल आया, अगर ये वर्क डन अगर 0 आ गया, ठीक है, क्लोज्ड पाथ का, तो वो फील्ड कंजर्वेटिव हुआ। ठीक है, क्लोज्ड पाथ का अगर 0 आया तो कंजर्वेटिव हुआ। क्लोज्ड पाथ में तो हमेशा 0 आना ही है। क्लोज्ड पाथ का मतलब ये है जहाँ से आप चले थे वहाँ आप वापस पहुँच गए, तो उसमें तो वर्क डन 0 आएगा ही। लेकिन अगर खुला पाथ हुआ, जैसे कि हम वो स्ट्रेट लाइन लिए थे, देखिए 0 आ रहा है मतलब आप यहाँ से चले और यहाँ वापस पहुँच गए, उस केस में 0 आएगा, बहुत अच्छा। ठीक है, लेकिन अगर पाथ दूसरा हम केस आपको क्या बताएं कि वर्क डन कभी कभी ऐसा भी होता है, इंटीग्रेशन f डॉट डी आर इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, सॉरी नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0। अब देखिए, ये वाला जो आपका f था, ये वाला जो आपका f था, ये इस समय कंजर्वेटिव था, और ये वाला जो आपका f है ये भी कंजर्वेटिव है। ये वाला जो f है ये भी कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड के ही अंदर आता है, दोनों ही कंजर्वेटिव है। ठीक है, तो आप बोलिएगा सर इसमें तो 0 आ गया, ठीक है, तो मान लिए कंजर्वेटिव है, इसमें तो 0 नहीं आ रहा है, तो इसमें 0 नहीं आ रहा तब भी आप f को कंजर्वेटिव बोल रहे हैं। आप तो अभी बताए थे कि जब वर्क डन 0 आए तो उसको कंजर्वेटिव बोलते हैं। देखिए, यही चीज़ हम आपको समझा रहे हैं कि यहाँ पर हो सकता है कि पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चला होगा सिर्फ, मतलब इनिशियली यहाँ होगा और फाइनली वो यहाँ पहुँचा होगा। इसमें ना ऐसा हुआ है कि वो इनिशियली यहाँ से शुरू किया और फाइनली यहीं पहुँच गया, बट इस केस में इनिशियली यहाँ था और फाइनली यहाँ पहुँचा, तो क्लोज्ड पाथ तो बनाया नहीं। तो क्लोज्ड पाथ, तो फिर आप ऐसा जब स्ट्रेट लाइन रहेगा उसमें कैसे पता करेंगे कि f कंजर्वेटिव है कि नॉन कंजर्वेटिव? तो उसी के लिए हम आपको बोल रहे हैं कि आप क्या कीजिए, इस f का क्या निकालिए, कर्ल। तो आप जब आप कर्ल ऑफ f निकालिएगा और अगर ये कर्ल 0 आ गया, तब ये पक्का क्या होगा, कंजर्वेटिव। ठीक है, यही हम बस आपको बता रहे हैं, कर्ल 0 आया तो कंजर्वेटिव होगा। ऐसे इसी ये यूज है कर्ल का,
इसीलिए कर्ल का कंसेप्ट है। देखिए इसमें तो आप स्ट्रेट लाइन में चले, अब यहाँ पर तो वर्क डन जीरो नहीं आ रहा है, तो आपको पता कैसे चलेगा कि कंजर्वेटिव कि नॉन कंजर्वेटिव? तो आप एफ का कर्ल निकाल लीजिएगा, ये जो एफ दिया हुआ उसका, ऐसे करना है। ठीक है, क्वेश्चन लेंगे इसके ऊपर हम लोग अभी। ठीक है, तीसरा चीज़, क्वेश्चन अभी हम लोग जल्दी से लेंगे। तीसरा चीज़ ये है कि जब कर्ल एफ, अच्छा ये तीसरा चीज़ ये है कि ये जो एफ होगा इसका नेचर कैसा होगा? एफ विल बी इररोटेशनल वेक्टर फील्ड। ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, इररोटेशनल वेक्टर फील्ड। इररोटेशनल का मतलब ये है कि ये सिर्फ किस पर डिपेंड करता है? इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे। एफ जो है वो किस पर डिपेंड करता है? इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे। ठीक है, मतलब इनिशियली कहाँ थे, फाइनली कहाँ पहुंचे, पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। तो जो एफ, जब एफ पाथ पे डिपेंड नहीं करे तो उसको हम क्या बोलेंगे? कंजर्वेटिव। ऐसे भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, और बाकी अगर एफ का कर्ल जीरो आ जाए तो आप उसको क्या बोलिए? कंजर्वेटिव। तो ये मैथमेटिकली चेक करने के लिए, और ये इनिशियल फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है। इररोटेशनल क्यों बोलते हैं एफ को हम लोग? इररोटेशनल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि देखिए ये यहाँ से चला, देखिए यहाँ पर जैसे था इनिशियली यहाँ से चला और फाइनली यहाँ पर पहुँच गया, इनिशियली यहाँ से चले फाइनली यहाँ पर पहुँच गए, उसके बाद मेरा वर्क डन ही जीरो हो गया, तो हम रोटेशन नहीं करेंगे, तो इसीलिए हम इररोटेशनल हुए। अच्छा इस केस में देखिए इनिशियली यहाँ चला, फाइनली यहाँ पहुँचा, वर्क डन जीरो नहीं आया, यहाँ रोटेशन हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो जब भी आपका आंसर में कंजर्वेटिव आए, जब भी आपसे पूछे कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड का नेचर कैसा होता है, तो आप क्या बोलिएगा? इररोटेशनल, मतलब उसमें रोटेशन रेगुलर नहीं होता है। और आपका जो नॉन कंजर्वेटिव होता है उसमें जस्ट इसका अपोजिट पॉइंट्स अभी हम लोग लिखने वाले हैं। और आप समझ गए होंगे अभी तक कि नॉन कंजर्वेटिव में, आप चलिए इसको पहले कॉपी कीजिए, फिर हम लोग नॉन कंजर्वेटिव पे आते हैं। देखिए गाइस, अब हम लोग आते हैं नॉन कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड के ऊपर। नॉन कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड, देखिए सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा, जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ से यहाँ एक मेरे पास ब्लॉक है, ठीक है, इस ब्लॉक का मास है m, इधर हम एक फोर्स लगाते हैं F, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में इधर क्या लगेगा? फ्रिक्शन। ठीक है, 2 मिनट में जल्दी से बता रहे हैं। तो इस केस में अगर आप वर्क डन निकालिएगा, ठीक है, इस केस में अगर आप वर्क डन निकालिएगा तो आप क्या लिखिएगा? Fs cos थीटा। ठीक है, Fs cos थीटा। ठीक, अच्छा इधर इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ, बहुत अच्छा। अब आप जब उसी ब्लॉक पे इस तरफ फोर्स लगाइएगा F, तो इस तरफ फ्रिक्शन लगेगा। ठीक है, इस तरफ फ्रिक्शन लगेगा, तो इस केस में वर्क डन क्या होगा? अच्छा इस केस का वर्क डन, जब आप इधर ब्लॉक को लेके जा रहे हैं और इस केस में ब्लॉक को आप इस तरफ लेके जा रहे हैं, पहले आप यहाँ से इधर से शुरू किए, इस तरफ ब्लॉक को लेके गए, चलिए इसको हम पूरा पाथ को जोड़ देते हैं। यहाँ से आप शुरू किए थे इनिशियली और आप पहुँचे यहाँ पर, उसके बाद फिर आप इस ब्लॉक को घसीट करके वापस वहीं ले गए, तो आपका वर्क डन कितना आया? सोच के बताइए। आप इनिशियली यहाँ शुरू किए, फाइनली आप यहाँ पर पहुँचे, उसके बाद फिर आप फाइनल, मतलब कि इनिशियल शुरू किए यहाँ से, फिर फाइनली यहाँ पर पहुँचे, फिर आप वापस यहीं चल गए। अरे भाई मतलब सिंपल है कि आप इनिशियली शुरू यहाँ से किए और यहाँ पर पहुँचे, उसके बाद फिर यहाँ वापस आ गए, तो आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 0। आप यहाँ से शुरू किए और आप वापस यहीं पर पहुँच गए, मतलब यहाँ शुरू किए, यहाँ से शुरू किए और यहाँ पहुँच गए, फिर यहाँ से शुरू करने के बाद फिर वापस यहाँ पहुँच गए, तो आपका डिस्प्लेसमेंट 0 हुआ कि नहीं? यहाँ से शुरू किया भाई, यहाँ तक चले, ठीक, उसके बाद फिर वापस यहीं आ गए, तो आपका डिस्प्लेसमेंट 0 हुआ ना? आप पूरा एक कंप्लीट क्लोज्ड पाथ ट्रैवल कर रहे हैं, तो आपका डिस्प्लेसमेंट 0, तो वर्क डन भी 0। लेकिन ऐसा नहीं होगा। अब आप सोच के बताइए कि ऐसा क्यों नहीं होगा। देखिए इस केस में आप जब यहाँ पर इस तरफ आप फोर्स लगा रहे हैं, इस तरफ फ्रिक्शन लग रहा है, तो यहाँ पर आप जा रहे हैं इस तरफ और इस तरफ आप पे फोर्स लग रहा है, तो इस केस में माइनस Fs आएगा वर्क डन, क्योंकि यहाँ पर आप थीटा कितना पुट किए? 180 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री। अब इस केस पे आइए, इस केस में भी जब आप वर्क डन निकालिएगा तो ये हो जाएगा Fs cos 180 डिग्री, और आपका वर्क डन कितना आ जाएगा? माइनस Fs। दोनों केस में आपका वर्क डन क्या आ जाएगा? माइनस Fs। इसमें माइनस Fs, इसमें वर्क डन आएगा माइनस Fs। अब आप नेट वर्क डन निकालिए, नेट वर्क डन कितना होगा? माइनस Fs माइनस 2Fs। देखिए भाई वर्क डन तो 0 नहीं हुआ, तो क्योंकि यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है वो फ्रिक्शन फोर्स है ना? F इज फ्रिक्शन फोर्स। तो फ्रिक्शन फोर्स के बारे में आपको पता है कि ये जो फ्रिक्शन होता है, ये क्या होता है? नॉन कंजर्वेटिव।
नॉन कंजर्वेटिव मतलब ये पाथ पे डिपेंड करता है कि आप पाथ कौन सा फॉलो किए। तो वैसा वेक्टर फील्ड जो पाथ पे डिपेंड करता है उसको हम लोग बोलते हैं नॉन कंजर्वेटिव। जैसे फ्रिक्शन इज नॉन कंजर्वेटिव इन नेचर, मतलब आप कौन सा पाथ फॉलो कर रहे हैं उस पर डिपेंड कर रहा है। मतलब देखिए, जब आप इधर जा रहे हैं, इस तरफ जा रहे हैं, तो फ्रिक्शन उस तरफ लग रहा है, इसीलिए एंगल कितना हुआ। आप फोर्स चलाएं इस तरफ, लेकिन फिर आपका फ्रिक्शन उस तरफ हुआ, यहाँ पर एंगल कितना हुआ 180 डिग्री, है ना। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एफ और एस के बीच का एंगल कितना 180 डिग्री। फिर जब आप ऐसे वापस जाना शुरू किए तो आप इस तरफ इस बार फोर्स लगा रहे हैं जब इस तरफ जा रहे हैं, लेकिन फ्रिक्शन उधर लग गया, क्योंकि वो पाथ पे डिपेंड करता है कि आप किस तरफ जा रहे हैं, क्योंकि फ्रिक्शन क्या है कंजर्वेटिव। तो यहाँ पर देखिए उस केस में तो वर्क डन क्या आया, 0 नहीं आया। ये देखिए ये कहाँ से, ये जो हुआ, मान लीजिए ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, ए और बी दो पॉइंट है, तो ये वर्क डन किसका हुआ, ए बी पार्ट का, और मतलब ए से बी तक का। और ये वाला जो वर्क डन निकला हुआ ये वाला, ये किसका हुआ, बी ए पार्ट का, मतलब बी से ए वापस जाने में, बी से ए वापस जाने में। तो ये क्या निकला, नेट वर्क डन, इन दोनों को ऐड करके कितना आया -2fs, दोनों वर्क डन को जोड़ करके ये नेट वर्क डन आ रहा है। तो ये नेट वर्क डन तो 0 नहीं आ रहा है, तो इसीलिए क्योंकि यहाँ पर जो ये फोर्स लग रहा है अपोजिट डायरेक्शन में वो फ्रिक्शन है, और जिसका नेचर कैसा है, नॉन कंजर्वेटिव इन नेचर। ठीक है, अब देखिए आगे। अब यहां पर हम कुछ पॉइंट्स लिखते हैं आपको नॉन कंजर्वेटिव के बारे में। सबसे पहले जो आपका नॉन कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड होता है उसके बारे में आपको पहले कुछ पॉइंट्स लिखवाते हैं।